न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान जो प्रदेश की राजनीति में काफ़ी बड़ा नाम रखते हैं। 6 बार के एमएलए रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। जी हां, हमारे साथ हैं प्रदेश के ऊर्जा और जलदाय विभाग मंत्री श्री बीडी कल्ला साहब। कल्ला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास बातचीत में। सर, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर पानी की हमेशा किल्लत रही है। मानसून की देरी और इस साल कोरोना की वजह से भी जल प्रबंधन में कई तरह की दिक्कतें भी पेश आई होंगी। 222 शहरों में अभी राजस्थान में विभिन्न परियोजना के जरिए पेयजल की सप्लाई की जा रही है। बाकी गांवों तक पहुँचे पेयजल पहुँचे, तो उसके लिए जल प्रबंधन को लेकर के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो पूरे भारत में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे बड़ा राज्य है। और उसके साथ साथ जो हमारे पास पानी है वो 1.01% है। यानी कहने का मतलब ये है कि पानी की बहुत कमी है, हमें सतही पानी की आवश्यकता है। इसके बावजूद भी राजस्थान में पेयजल योजनाएं हम चला रहे हैं। अभी आपने स्वयं ने जिक्र किया कि 222 शहरों में और राजस्थान के लगभग 49,000 से अधिक गांवों में और 1 लाख से अधिक ढाणियों में किसी न किसी प्रकार से पानी पहुंच रहा है। उसके पीछे जलदाय विभाग का एक बहुत व्यापक प्रसार तंत्र है, उसके माध्यम से हम पानी पहुंचा रहे हैं। मैं इस विषय को प्रारंभ करूं उससे पहले श्रोताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 2013 से पहले राजस्थान को केंद्रीय सरकार के द्वारा शहरी और ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए 90% अनुदान मिलता था। वो 2013 के बाद में 50-50 यानी 50-50% कर दिया। और अभी जो जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव-गांव घर-घर पानी का कनेक्शन देने की जो योजना है, उस योजना के अंतर्गत 10% गांव के लोगों को पैसा देना होगा और 45% स्टेट को, 45% केंद्रीय सरकार को देना होगा। तो मैं बार बार हमारे माननीय जल संसाधन मंत्री जी जो PHED का काम भी देखते हैं, जलदाय विभाग को भी देखते हैं, मैंने उनसे आग्रह किया है कि 2013 से पूर्व की स्थिति को आप कायम करें ताकि हम राजस्थान के तमाम गाँवों में पीने का पानी मुहैया करवा सकें, घर घर कनेक्शन दे सकें। एक मोटे अनुमान के अनुसार पूरे राज्य में यदि हम घर घर पानी का कनेक्शन देते हैं तो हमको 1,50,000 करोड़ की आवश्यकता होती है। यदि हमको 50% पैसा देना पड़े तो करीब 75,000 करोड़ रुपए राजस्थान को अगले 3-4 वर्षों में देने होंगे। और यदि हमको 90% ग्रांट केंद्र से मिलती है तो मात्र हमको एक तरीके से 15,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं पुनः आपके मीडिया के माध्यम से हमारे माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा इस पर पुनर्विचार करें, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों को और अन्य कई जो पूर्ववर्ती राज्य हैं उनको केंद्रीय सरकार 100% अथवा 90% ग्रांट दे रही है। राजस्थान एक ऐसा विचित्र सा राज्य है जहाँ पर 2/3 भूभाग हमारा जो है वो एक्सट्रीम एरिडिटी यानी रेगिस्तान है, जहाँ पानी जो है वो हजारों फीट नीचे है, सरफेस वाटर की कमी है, पहाड़ी क्षेत्र भी है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान की विशेष भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए राजस्थान को भारत सरकार को ज़्यादा सहायता देने की आवश्यकता है। आपका जो मूल प्रश्न है कि हम घर घर पानी कैसे पहुँचाएंगे, इसके लिए एक तो ये हर्डल जो मैंने आपको बताई, दूसरा ये है कि पूर्ववर्ती राजस्थान के 13 जिलों को और उनके गांवों को सरफेस वाटर पहुंचाने के लिए केंद्रीय सरकार की एक योजना है नदियों को जोड़ने की। तो पूर्ववर्ती राजस्थान के इन 13 जिलों के लिए हमने ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट बनाया है जो 37,200 करोड़ रुपए की लागत का है। उसकी DPR बनाकर हमने भारत सरकार को भिजवा दी है। स्मरण कराना चाहूँगा कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आदरणीय जब जयपुर पधारे थे तो उन्होंने एक मैती सभा में ये कहा था कि मैं इस
ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय योजना बनाऊंगा। तो हम उनको याद दिला रहे हैं कि वो कब करेंगे। जी, यदि इसको ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को यदि वो राष्ट्रीय योजना घोषित कर देते हैं तो ये राजस्थान के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी, और राजस्थान में हम पूर्ववर्ती राजस्थान के 13 जिलों के सभी गांवों को घर घर जल कनेक्शन दे पाएंगे। जी, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की आपने बात की, जो 13 सबसे डेंस पॉपुलेशन वाले ज़िले हैं राजस्थान के, उनकी जो जनसंख्या है उसको पेयजल पहुंचाने के लिए सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। हम देख रहे हैं कि 2 दशक के करीब बीत चुके हैं, अभी तक ये मूर्त रूप नहीं ले पा रहा है। अच्छा, ये हो या जल जीवन मिशन हो, केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाने के बाद आप और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो बार बार कहते आए हैं। इस विवाद का आखिर हल क्या निकलेगा? इसमें किस तरह की अड़चनें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं? देखिए, नदियों के जोड़ने का काम जो है वो भारत सरकार की बिना सहमति से नहीं हो सकता है। भारत सरकार को तत्काल इसके बारे में राजस्थान सरकार और संबंधित जो प्रदेश हैं उनकी एक मीटिंग करा के इस डीपीआर को मंजूर करना चाहिए, और फिर उसमें यदि वो राष्ट्रीय योजना घोषित करते हैं तो सबसे जो उनका खुद का अपना कमिटमेंट है, हम तो उनके वादे को याद दिला रहे हैं, और उसके बाद हमारे पे मान लीजिए हमको जो भी काम करना होगा स्टेट के लिए हम करेंगे। एक हमारे यमुना नदी का पानी जो हरियाणा से विवाद चल रहा है, उसके लिए भी मैंने माननीय गजेंद्र सिंह जी से कई बार कहा है कि वो हरियाणा और राजस्थान की बातचीत करवा के और हमको शेखावाटी क्षेत्र में जो हमारा हिस्सा है यमुना का वो मिल जाए तो हम लोग शेखावाटी के एरिया को सरफेस वाटर से कवर करवा सकते हैं। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि राजस्थान में भूगर्भ जल का प्रतिशत जो है बहुत कम है। पानी का दोहन करते जाएंगे तो डार्क जोन में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में सरफेस वाटर जब तक राजस्थान में नहीं होगा तब तक राजस्थान प्यासा रहेगा। इसलिए हम बार बार एक तरफ केंद्रीय सरकार की नदियों को जोड़ने की योजना है और जो अलग अलग राज्यों के हिस्से हैं उनके बारे में तत्काल सब सर्वोच्च प्राथमिकता पेयजल की होनी चाहिए, और जो जो इंटरस्टेट डिस्प्यूट हैं, अंतर्राज्यीय विवाद हैं, उनको हल करके उन स्टेट्स को अपने हक का पानी मिलना चाहिए। तब जाकर के हम राजस्थान के गाँवों में सरफेस वाटर दे पाएंगे। और दूसरी तरफ जब सरफेस वाटर हम देंगे तो जो पानी बरसेगा उससे जल संरक्षण होगा और भूगर्भ जल की स्थिति जो है वो अच्छी होगी, और हमारे डार्क जोन है वो सेफ जोन में परिवर्तित हो सकेंगे। आपने एक टाइम 1 दर्जन से ज़्यादा विभागों की जिम्मेदारी बतौर मंत्री संभाली है, और आज भी आपके पास में इंसान की ज़रूरत से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण जो 2 विभाग हैं, पानी और बिजली, वो आपके पास है। पानी और बिजली, इनसे राजनीति भी पूरी तरह से जुड़ी हुई है। हाल फिलहाल अभी 16 जिलों में रबी की फसलों में सिंचाई के लिए दिन में बिजली दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ किसानों की मौतों को मुद्दा बनाया जाता है और उस पर आप पर यह आरोप लगते हैं कि वहाँ पर आप दिन में बिजली देने में फेल हुए हैं, इसलिए किसान रात को सिंचाई करते हुए उसकी मौत हुई है। आपका क्या कहना है सर? देखिए, अभी 16 की जगह हम 15 जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम दिन के ब्लॉक्स में बिजली देंगे। हमने 15 जिलों में ये बिजली की आपूर्ति दिन में शुरू कर दी। हमारी ये नीयत है और हमारा लक्ष्य है कि हम अगले 2 सालों में बाकी बचे हुए ज़िलों में भी दिन में बिजली देने का काम करें, लेकिन इसके लिए एग्रीकल्चर फीडर, सेपरेट फीडर्स की आवश्यकता, उस पर काम चल रहा है। लेकिन मैं जो राजनीति कर रहे हैं बिजली और पानी के ऊपर, उनसे पूछना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार ने दिन में इतने जिलों को दिन में बिजली देने का काम किया था क्या? पहले भी क्लस्टर सिस्टम था, हम 4 ब्लॉक में बिजली देते रहे हैं। उसमें प्राय ये समझिए कि 20 दिन तो लोगों को दिन में ही बिजली मिलती है, लेकिन एक क्लस्टर ऐसा आता है जिसमें हमारे रात के ब्लॉक्स चलते हैं। यानी 6-6 घंटे के 4 क्लस्टर्स होते हैं, उसमें कुछ क्लस्टर्स ऐसे होते हैं उसमें रात को बिजली मिलती है, लेकिन प्राय किसानों को 20 दिन तो दिन में बिजली मिलती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार ये स्टेप उठाया कि हम एग्रीकल्चर फीडर को अलग करें, और उसमें हमारी सरकार ने अभी 2 वर्षों में जो काम किया उसके अंतर्गत हम 15 जिलों को दिन में बिजली दे रहे हैं। और मार्च से पहले हमारी कोशिश रहेगी कि 16वां जिला जो जैसलमेर है उसको भी हम जोड़ पाएंगे। तब जो आपने मूल प्रश्न किया था वो प्रश्न हमारा पूरा हो जाएगा। अब जहाँ तक अभी कुछ बहुत ही प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में जो समाचार है कि
किसान जो है खेती करते हुए हमारा वहाँ बिजली का कनेक्शन से या उससे नहीं था, वो वहाँ पे सिंचाई के अलग प्रकार के साधन थे। तो ये मैं समझता हूँ कि राजनीतिक लोगों ने जो है बढ़ा चढ़ा करके बात कही। वहाँ पे हमारा कुओं का कोई कनेक्शन नहीं था, ना हमने वहाँ पे कोई रात को उनको बिजली दे करके कोई पानी सिंचाई के लिए दिया था। तो कई बातें आती रहती है और आप ये देखते हैं कि जो काम वर्षों में नहीं हुआ वो हमारी सरकार करने जा रही है। हम आने वाले 3 वर्षों में 30,000 मेगावाट बिजली सोलर एनर्जी के माध्यम से पैदा करने का हमारा लक्ष्य है। हमने पिछले दिनों में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन से 5,000 मेगावाट बिजली सोलर एनर्जी के माध्यम से जनरेट करने के लिए MOU साइन कर दिया। सेकी के माध्यम से 5,000 मेगावाट का एक अन्य प्रस्ताव हमारे पास विचाराधीन है और अन्य कई प्राइवेट सेक्टर के लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सोलर एनर्जी जब हमारे पास काफ़ी मात्रा में हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान जो है ऊर्जा के क्षेत्र में आज भी आत्मनिर्भर है। केवल मात्र पीक आवर्स में हमको बिजली कहीं से लेनी पड़ती है, वो भी सिंचाई के वक्त, वरना रात के वक्त तो हमारे पास में बिजली सरप्लस है। तो बिजली विभाग की बात करते हैं सर हम। हमने देखा है कि ऊर्जा विभाग जो है ये हमेशा घाटे से जूझता आ रहा है। कंपनियां डिस्कॉम्स हमेशा घाटे में रहती हैं, कई तरह की दिक्कतें हैं, विजिलेंस की प्रॉब्लम्स हैं, जो ट्रांसमिशन लॉस हैं वो हैं, भ्रष्टाचार भी एक स्तर पर है। तो इन सब पर आप इन सारी समस्याओं पर काबू पाने के लिए आपके पास में, आपकी सरकार के पास में क्या रोड मैप है? देखिए, हमको विरासत में घाटा मिला है। जब हमने 2 साल पहले बिजली विभाग को देखना शुरू किया उस समय हमारे पास लगभग 80,000 करोड़ का घाटा हमको विरासत में मिला। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको और अधिक मात्रा में नहीं बढ़ने दें, लेकिन फिर भी हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है ब्याज की। ब्याज जो है, और चीज़ें दिन में चलती है और ब्याज जो है रात को भी चलता है। इसके कारण से हमारा घाटा जो है बढ़ रहा है और उसके कारण दो तीन कारण और हैं। जैसे आपने ANT लॉसेज, ट्रांसमिशन लॉसेज, विद्युत की चोरी, इन चीज़ों से काफ़ी हमारे पास एक तरीके से घाटा हमारा बढ़ता है। 1% यदि छीजत होती है बिजली की तो उससे 450 करोड़ रुपए का नुकसान कंपनियों को होता है। अब आप देखिए, कुछ स्थान तो ऐसे हैं जहाँ जब हमने टेक ओवर किया था तो 70% की थेफ्ट थी, 60% की। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा अजमेर डिस्कॉम जो है उसने करीब 16.5-17% पे इसको ला करके दे दिया। 15% ऑप्टिमम है। 15% जो है वो यदि छीजत होती है तो ये ट्रांसमिशन लॉसेज वगैरह जो है अलाउड है एक तरह से, क्योंकि आप बिजली भेज रहे हो 300 मेगावाट और ज़रूरत आ रही है 250 मेगावाट, तो बिजली को तो स्टोर किया नहीं जा सकता। तो वो जो एक तरीके से लॉसेज होते हैं वो 15% तक क्षम्य हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड यदि कोई बिजली की छीजत होती है तो उसको घाटा माना जाता है और उसको एक तरीके से उनका नुकसान माना जाता है। तो हमने अलग अलग कंपनियों में, हमारी जोधपुर और जयपुर डिस्कॉम ने भी करीब 2.5% छीजत इस सरकार के आने के बाद कम की है। DCR वगैरह के माध्यम से भी इसको चेक करने की कोशिश की है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अभी हमने एक नया ऐप बनाया। जो भी हमारा AEN, JEN, XCN या जो हमारे पुलिस अधिकारी विजिलेंस में जो काम करते हैं वो जाएंगे तो उस ऐप को शुरू करेंगे और जाकर के सबसे पहले मीटर की रीडिंग लेंगे और जैसे ही मीटर की रीडिंग लेंगे हेडक्वार्टर पे उसकी सूचना होगी, विजिलेंस टीम अमुक मकान पे, अमुक स्थान पर, अमुक गांव में, अमुक शहर में, अमुक वार्ड में पहुंच गई है और वो सारी चीज़ रिकॉर्ड होगी। कई बार क्या होता है, मान लीजिए किसी के यहाँ विजिलेंस की टीम जाए और जाकर के कहा भी तुम्हारी विजिलेंस की गई है और उसमें 50,000 रुपये जो है उसकी विजिलेंस आई है, तो वो कुछ स्थानों पर ऐसा भी होता है कि आपस में विजिलेंस रिकॉर्ड नहीं की जाती है और वहाँ उपभोक्ता का शोषण हो जाता था। अब इसमें कोई भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा। विजिलेंस का रिकॉर्ड जो है ऐप में होगा और ऐप हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ है, तो इससे पूरी नज़र रखी जाएगी। किसी भी कंज्यूमर को कोई भी व्यक्ति ठगी नहीं कर सकेगा। इसमें ये इंजीनियर के लिए भी सुरक्षित है
आज इंजीनियर के साथ यदि कोई आदमी मारपीट करता है, उनके साथ कोई मैन हैंडलिंग करता है, वो रिकॉर्ड होगी। तो हर तरीके से ये ऐप जो बनाया गया है वो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए बनाया गया। तो आपने जो भ्रष्टाचार का, छीजत का और अन्य प्रश्न किए थे, मैं समझता हूँ इसके सारे हम अभी और हमारे पास मुद्दे हैं, हाँ, और जरूर, कई जरूर। बातें जिन पर हमसे बातचीत जारी रखेंगे। अभी रुकते हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। हमने बात की ट्रेडिशनल एनर्जी की, जो बिजली पैदा होती है उससे। सोलर एनर्जी की बात करते हैं हम। सोलर एनर्जी में राजस्थान पिछले साल कर्नाटक को पीछे छोड़ करके नंबर 1 बन गया। सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं भी काफ़ी हैं। राज्य सरकार पिछले साल जो एक नई सौर ऊर्जा और हाइब्रिड पॉलिसी लेकर के आई है। कितने इन्वेस्टर्स ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है? देखिए, सौर ऊर्जा नीति और हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी जो सरकार लेके आई है, इसका मकसद साफ है कि दिन में आप सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करें और रात को पवन चक्की से बिजली पैदा करें। पवन चक्कियों के पास भी काफ़ी ज़मीन फालतू पड़ी थी, तो दिन में सौर ऊर्जा के माध्यम से एनर्जी को पैदा करें, और रात को जो है हवा का प्रेशर ज़्यादा रहता है तो उसके कारण से वो पवन चक्कियाँ चला करके बिजली पैदा, इसलिए हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी ये दोनों लेके आई। इन पॉलिसीज़ में ख़ास तौर से जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया है। इसी कारण से जैसा मैंने अभी बताया, आप एनटीपीसी ने हमसे एमओयू किया 5000 मेगावाट का, सेकी हमसे 5000 मेगावाट का एक और एमओयू करने जा रही है। इसके अलावा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एमएसएमई की जो पॉलिसी उद्योग विभाग ने लागू की है, किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नया एंटरप्रेन्योर आए तो उसको तत्काल अपना काम शुरू करने के लिए वो पॉलिसी बहुत उपयोगी है। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर के लोग और एक तरीके से कहने कोऑपरेटिव सेक्टर के लोग बहुत आगे आ रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में, जैसा मैंने पूर्व में बताया, राजस्थान में हमारा लक्ष्य है कि आगामी 3 वर्षों में हम 30,000 मेगावाट बिजली राजस्थान में सोलर एनर्जी के माध्यम से, हाइब्रिड एनर्जी के माध्यम से पैदा करें। और मैं समझता हूँ कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सफलीभूत होंगे। मैं एक बात और यहाँ बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में 1,42,000 मेगावाट बिजली सोलर एनर्जी के माध्यम से हम पैदा कर सकते हैं। यहाँ सोलर इरेडिएशन विश्व का सर्वाधिक है और 365 दिन में 325 दिन तक यहाँ पर सूर्य की रोशनी रहती है। इस कारण से अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान सौर ऊर्जा के लिए एक तरीके से बफर जोन है, और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आकर के और सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाने के लिए इच्छुक हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वर्षों में हम एक ऐसा काम करेंगे जिससे सोलर एनर्जी को बैटरी के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए भी मैंने विभाग के लोगों को कहा है कि आने वाले समय में इस पर काम किया जाए, ताकि हम सोलर एनर्जी का स्टोरेज कर सकें और रात को भी इसका उपयोग कर सकें। इसके ऊपर भी काम मतलब सोचना, विचार करना और इसके लिए काम करना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ आगामी वर्षों में इनके परिणाम हमारे सामने आएंगे। जो लोग घरों में अपने सोलर एनर्जी जनरेट करते हैं उनको भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। उस पर हम 30% अनुदान देते हैं। और जैसे एक मैं उदाहरण दूं कि एक व्यक्ति का बिजली का बिल 10,000 रुपये का आता है और उसने यदि सोलर एनर्जी का इक्विपमेंट लगा लिया तो उसका बिजली का बिल लगभग 3-3,500 हज़ार तक सीमित हो जाएगा। बाकी वो जो भी सोलर बिजली पैदा करेगा वो डिस्कॉम खरीद लेगा और उसकी बैंकिंग जो होगी उसके माध्यम से उसका नेट बिल करीब 3-3,500 हज़ार का आएगा, यानी 2/3 बिल कम हो जाएगा बिजली का। तो ये बहुत फ़ायदेमंद काम है। और सोलर एनर्जी जो रूफटॉप सोलर एनर्जी के प्लांट हैं राजस्थान में, उससे भी वर्तमान में लगभग 310 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और इसको भी हम आने वाले वर्षों में लगभग 3-4 गुना बढ़ा देंगे। बिजली और पानी के साथ में कला साहब आपके पास में एक महत्वपूर्ण विभाग है जो एक इंसान के लिए ज़रूर होता है, कला और साहित्य। तो बतौर कल्चरल मिनिस्टर टूरिज़्म इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिजली की अगर हम बात करें, बिजली के तारों की बात करें तो शहरों में
आज भी बिजली के तार जो है वो एक जाल की तरह नज़र आते हैं। हेरिटेज शहरों में तो ये जो है टूरिज्म के लिहाज से बहुत ही मतलब एकदम ठीक नहीं लगता है। इसे कैसे सुधारेंगे आप? देखिए, हमारी और भारत सरकार की एक योजना थी कि जो पर्यटन के क्षेत्र हैं या जो हेरिटेज सिटीज़ हैं, परकोटे में आपने देखा होगा, जयपुर में काफ़ी स्थानों पर हमने तारों को भूमिगत किया था। ऐसा ही अन्य शहरों में भी कई योजनाएं थी, लेकिन भारत सरकार ने उस योजना को अभी फ़िलहाल स्थगित कर रखा है। जैसे ही, क्योंकि बिना भारत सरकार के सहयोग के ये काम हो नहीं सकते। जैसे ही हमको वापस इस योजना की मंजूरी मिलती है या इसमें ग्रांट मिलती है, तो जितने भी टूरिस्ट शहर हैं उन शहरों को हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर टूरिस्टों के आवागमन में जो बाधक बने हुए पोल हैं, उन खंभों को, उन तारों को भूमिगत करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा भी सोच रहे हैं कि कुछ शहरों को, कुछ गाँवों को जो पर्यटन से संबंधित हैं, उनको हम ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप करें। ग्रीन सिटी का मतलब वहाँ पर प्राय जो भी एनर्जी है वो सोलर एनर्जी या हाइब्रिड एनर्जी के माध्यम से वहाँ का सारा काम हो। तो ग्रीन सिटी का कंसेप्ट है, उससे पर्यावरण प्रदूषण खत्म होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा। और ग्रीन सिटी के रूप में हम यदि कुछ पर्यटन क्षेत्रों को डेवलप कर देंगे आने वाले समय में, तो ये राजस्थान के लिए बहुत ही उचित रहेगा। कला और संस्कृति को जहाँ तक प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, आपने देखा होगा पिछले दिनों में मैं उसी सवाल पे आ रहा था आपके पास में कि ये कोरोना का काल गया है, ये सबके लिए बहुत भारी गया है। हर क्षेत्र में इसके बहुत विपरीत परिणाम देखने को मिले हैं। हमारे यहाँ पर भी जो लोग कलाकार हैं, जो यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं, कलाएं हैं, इनको आर्थिक रूप से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो कला और संस्कृति विभाग ने उन लोगों को रिलीफ देने के लिए क्या कदम उठाए हैं? देखिए, शुरू में कोरोना काल में जब आपके कर्फ्यू वगैरह लगा हुआ था, उन दिनों को छोड़कर जैसे ही थोड़ा खुला लॉकडाउन, हमने एक योजना शुरू की। उस योजना के अंतर्गत कोई भी कलाकार सिंगल 2, 5, 7 अपना घर में कार्यक्रम करके और हमको भेज दे रिकॉर्ड करके। आजकल आप डिजिटल ज़माना है, आप जानते हैं। तो वो उसकी एक टीम बनाई हमने 3 अधिकारियों की, और उसमें जो सेलेक्ट प्रोग्राम आते थे, चयनित होते थे, उनको पर प्रोग्राम 5 मिनट के होते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट के, उसके 5,000 रुपये उस कलाकार के घर पहुंचा देते थे। इन योजनाओं के ऊपर हमने 10 लाख रुपए का अनुदान राजस्थान के लोगों को, राजस्थान के बाहर के लोग भी कुछ आए, उनको भी दिया। और इसी प्रकार से हमने कई डिजिटल प्रोग्राम जवाहर कला केंद्र में किए। हमारे ललित कला केंद्र ने जो है बच्चों के कुछ कला दीर्घाओं से संबंधित, आर्ट से संबंधित ललित कला अकादमी ने काम किए। संस्कृत अकादमी लगातार वेबिनार के माध्यम से कभी वेद पर, कभी गीता जयंती पर कार्यक्रम किया था। तो अलग अलग तरीके से जो है डिजिटल कार्यक्रम जो है उनको प्रोत्साहन दिया गया। और जैसे जैसे कोरोना से हम धीरे धीरे निकल रहे हैं, हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम कला और संस्कृति विभाग के माध्यम से राजस्थान की जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, राजस्थान की जो रिच संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाएं। हमारे तो पर्यटन विभाग ने तो ये नारा दे रखा था, वी प्रमोट टूरिज्म थ्रू कल्चर, पधारो हमारे देश। तो उसका मुख्य आधार ये था कि हमारी संस्कृति से आकर्षित होकर राजस्थान को लोग देखने, यहाँ का गीत, यहाँ का संगीत, यहाँ का नृत्य और यहाँ की बोली, यहाँ की भाषा का मिठास, लोगों का रहन सहन, पहनावा, कितना एकदम कलरफुल राजस्थान है। और इसकी संस्कृति भी बहुत ही एक तरीके से विविधता लिए हुए है। तो इसको देखने के लिए टूरिस्ट बाहर से आते हैं। हमारी माड राग, हमारे यहाँ की मांडने, हमारे यहाँ की जो एक तरीके से क्या कहना चाहिए माटी कला, इसी प्रकार चित्रकला, रंग रंगीलो ललित कला, हाँ रंग रंगीलो राजस्थान, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इसको देखने के लिए राजस्थान में लोग टूरिस्ट आते हैं। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए अभी एक नई योजना हमने शुरू की है। उसमें जितने भी कलाकार हैं उनकी हमने डिजिटल डायरी बनाई है। और उस डिजिटल डायरी बनाने का लक्ष्य ये है कि हम कलाकारों से सीधे जुड़े रहें। उनको कोई भी प्रोग्राम जो है यूट्यूब
पे हमारे होते हैं वो दिखाते रहे, उनके प्रोग्राम कोई देना चाहें तो हम यूट्यूब पर उसको प्रसारित कर सकें। इसके साथ साथ हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं जो वृद्ध हो रहे हैं, हमारी धीरे धीरे ऐसी योजना है कि हम आने वाले वर्षों में तबला वादक, म्यूजिशियन, गायक, कलाकार या जो भी आर्टिस्ट ललित कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो मतलब वृद्ध हो गए हैं, काम नहीं कर सकते हैं, तो उनको किस तरीके से घर बैठे छात्रवृत्ति के रूप में, जैसे वृद्धावस्था पेंशन कैसे दे सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन देने की हमारी योजना है। तो इसके लिए हमने डिजिटल डायरी तैयार की है, आने वाले वर्षों में उसको हम क्रियान्वित करने की आशा रखते हैं। हमसे बातचीत के लिए कल्ला साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ख़ास बातचीत में आज के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।